अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ लाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी कृष्णन मर्डर केस है। 26 साल की एक सजनी नाम की महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के समय हुई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती, तभी अगले पल ही उसका पति गायब हो जाता है। अब पुलिस इस केस को तथा लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस में इंटरेस्ट लेते हुए केस की जांच की आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच कराती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम एक अनजान आदमी को ढूंढने के लिए लगा दी जाती है। फिर 15 साल के बाद एक ऐसी खुलासा होता है कि जिसे सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पूछने लगा कि मुझे बस आप इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है इस सजनी कृष्णन मर्डर केस की कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले एक ओके कृष्णन नाम के व्यक्ति के मोबाइल की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं और दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जिनानाथ की आवाज आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूटपाट हुई है और लुटेरों ने लूटपाट करते समय आपकी बेटी सजनी की मर्डर भी कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों और अपनी पत्नी के साथ अपने दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तब देखते हैं कि घर की हालत बुरी तरह से बिखरी हुई है और सामने फ्लोर पर उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई है और उसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है और बगल में ही उसका दामाद तरुण दहाड़े मारकर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए वहां मौजूद लोग सजनी को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल ले जाते ही उन्हें मृत घोषित कर दी जाती है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भागते ही क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच करनी शुरू कर देते हैं। पहली नजर में ही ये पूरी मामला लूटपाट का लग रहा था, फिर भी उसके बावजूद पुलिस वाले अपने काम करते हैं और इस पूरी घटना को समझने के लिए पुलिस वाले सजनी के पति तरुण से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ के दौरान सजनी के पति तरुण दहाड़े मार मार कर रोता रहता है। इस दौरान पुलिस तरुण पर बिना दबाव डाले हुए ही कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मार कर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर मौजूद कुत्ता बार बार तरुण की तरफ ही भौंक रहा था। फौजी कुत्ते के बार बार भौंकने से लोगों के जहन में अब ये सवाल उठने शुरू हो जाती है कि कहीं इस लूटपाट और हत्या के पीछे तरुण का ही हाथ तो नहीं है। मगर उस समय लोग तरुण पर ज्यादा शक नहीं करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जब अंतिम बार सजनी को मिलाने से लाया जाता है तब खोजी कुत्ता बार बार उस पर ही भौंक रहा होता है। यहाँ पर भी कुत्ते की हरकत को नजरअंदाज करके मामले की जांच आगे बढ़ाई जाती है। पत्नी के मृत्यु के बाद तरुण की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस वाले तरुण से ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं। उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, मगर अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को तरुण अचानक से ही गायब हो जाता है। पुलिस हर हालत में तरुण की खोज करती है, मगर तरुण की कहीं भी आता पता नहीं मिलता है। अब लोगों को फौजी कुत्ते के भौंकने पर शक होने लगता है और वो लोग सोचते हैं कि जरूर ही सजनी के मर्डर में तरुण का कुछ हाथ है। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दिया जाता है, मगर तरुण का कहीं भी आता पता नहीं लगता है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी की हत्या की आरोप दर्ज करा देते हैं। FIR दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम होती है। 2004 में सजनी के ससुराल वाले के लोगों को कुछ टेस्ट भी ली जाती है, मगर कोई भी सबूत नहीं मिल पाती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब 2006 आ चुकी थी। जब पुलिस वाले तरुण को खोजने में नाकाम हो जाते हैं तब सजनी के माता पिता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इंसाफ के लिए जाते हैं। पहले तो कई कोशिशों में ये लोग नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हो ही जाती है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और इस केस की फाइल को जांच करने की परमिशन देते हैं। इसी के बाद 2006 में इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और इस केस की जांच शुरू की जाती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई भी कामयाबी हाथ नहीं लगती है और साल बदलती रहती है, यहाँ तक कि कमिश्नर भी चेंज हो जाता है, लेकिन तरुण की खबर नहीं लगती है। 6 साल और बीत जाता है और अब साल आती है 2012। अब इस मामले की जाँच DC
डीसीपी दीपन भद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। डीसीपी दीपन इस केस की जांच शुरू से करते हैं। सबसे पहले इस केस में मौजूद हर आदमी की हिस्ट्री निकाली जाती है। ये टीम अपनी पहली टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने की रखती है। इसकी पीछे की सोच यह थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत सारी सवालों की जवाब मिल जाएगी। इसीलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस कई हजार प्रोफाइलों की जांच करती है। इतना ही नहीं, इन लोगों के मोबाइल नंबर पर आने जाने वाली कॉल पर भी निगरानी रखी जाती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकलाई जाती है। यह सिलसिला अगले कई महीनों तक चलती रहती है और इसी के बीच पुलिस वाले 1 लाख से भी अधिक कॉल नंबरों की डिटेल्स निकलवा चुके थे, मगर किसी भी नंबर की कनेक्शन तरुण नाम की व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामयाबी के बाद भी पुलिस हार नहीं मानती है। तरुण से जुड़े करीबी लोगों के मोबाइल नंबर पर अपनी पैनी नजर लगाई रखती है। खास करके तरुण की मां अनम्मा और उसके भाई पर विशेष नजर लगाई जाती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर एक भी ऐसी कॉल नहीं आती है जिससे तरुण की कुछ जानकारी मिल सके। इसके बाद पुलिस वाले दूसरी तरीका अपनाते हैं और अपनी भेष बदलकर तरुण की मां अनम्मा के करीब जाकर रहने लगती है। इससे पुलिस वालों को विश्वास था कि ऐसा करने से कोई न कोई क्लू जरूर मिल जाएगी। पुलिस के पास यहाँ तो कुछ हाथ नहीं लगती है, मगर अनम्मा के पड़ोसी पुलिस के कुछ बातें बताते हैं। दरअसल यहाँ गेस्ट के तौर पर रह रहे पुलिस वाले जब पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार बनाते हैं, तब कुछ पड़ोसी बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें एक अहमदाबाद में रहता है और दूसरा बेटा साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी बड़ी थी, इसलिए इसके बाद वो लोग पूरी नजर अनम्मा पर ही रखने लगते हैं। जांच में ये सामने आती है कि अनम्मा बीच बीच में शहर भी जाती है। जब पुलिस वाले अनम्मा की मां पर अपनी निगरानी लगाए रहते हैं, तब उन्हें मालूम पड़ती है कि तरुण की मां बीच बीच में केरल जाती है और उसके बाद बेंगलुरु भी जाती है। इसके बाद पुलिस वाले इस सवाल की जवाब ढूंढने लगते हैं कि आखिर तरुण की मां बेंगलुरु क्यों जाती है। इस बात की जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देती है और आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल्स निकलवाना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक जांच करने के बावजूद भी पुलिस वालों को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बावजूद भी पुलिस वाले तरुण की मां की मोबाइल नंबर पर अपनी नजर रखते हैं और एक दिन उनकी ये नजर कामयाब होती हुई नजर आती है। दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जब इस नंबर की डिटेल निकाली जाती है, तब मालूम पड़ती है कि यह नंबर किसी निशा परवीन नाम के महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलोर में रह रही थी। अभी पुलिस वाले इस नंबर की डिटेल निकाल पाते, तभी अनम्मा के मोबाइल पर एक लैंडलाइन से कॉल आती है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सुराग थी। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाती है, तब मालूम पड़ती है कि ये लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम के मल्टीनेशनल कंपनी की है। इसके बाद पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस फैक्ट्री में 35,000 कर्मचारियों के डेटा था। पुलिस एक एक कर्मचारी का डेटा चेक करती है, मगर इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरी तरीका अपनाते हैं और वर्षों पुरानी तरुण की फोटो लेकर इसी कंपनी के इर्द गिर्द खड़ी कर दी जाती है और ऑफिस में आने वाले एक एक व्यक्ति पर नजर रखने की कही जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति ये दावा करता है कि इस फोटो में मौजूद इस शख्स को मैंने इस बिल्डिंग में रहते हुए देखा है। अब पुलिस वाले उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति की डिटेल्स कंपनी से पता करती है, तब मालूम पड़ती है कि पुलिस वाले जिस व्यक्ति को तरुण बता रहे हैं, दरअसल में वे परवीन भटेले हैं। पुलिस को ये समझ आ जाती है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द छापा मारकर इस तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपनी प्लान बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जरा से भी तरुण को ये भनक हुई कि हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो वो गायब हो सकता है। इसीलिए तरुण को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और हेलो मिस्टर तरुण बोलते हुए अपने हाथ बढ़ाते हैं। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही तरुण ने अपने हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इसलिए ये अब कंफर्म हो चुकी थी कि सामने जो व्यक्ति मौजूद है वह तरुण ही है, जो परवीन भटेले के तौर पर रह रहा है। इतना मालूम पड़ते ही इंस्पेक्टर नीचे बैठे अपने आदमियों को बुलाते हैं और तरुण को बोलते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण ने समझ चुका था कि 15 साल उसने जिस पहचान
पहचान को छुपाया था वह अब सामने आ चुकी है, इसलिए वो भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक ही सवाल पूछता है कि सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है, जहां से आगे के पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दी जाती है। पुलिस सबसे पहले 15 साल मरे हुए सजनी के बारे में पूछती है। इस पर तरुण बोलता है कि दरअसल घर में कोई भी चोरी नहीं हुई थी, वह सजनी से शादी करके खुश नहीं था। दरअसल तरुण किसी दूसरे लड़की से प्यार करता था, मगर घर वालों के दबाव के कारण वह बैंक में काम करने वाली एक सजनी नाम के लड़की से 2002 में शादी कर लेता है। बहुत जल्द ही वह अपने पत्नी से उब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के दिन पर वह अपनी पत्नी से वादा करता है कि वह उसे बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वह भोपाल में स्थित हीरा पन्ना डिपार्टमेंट में आता है और उसकी पत्नी की ओढ़नी से उसकी गला दाबकर मार देता है। इसके बाद वह घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर लूट का नाटक करने लगता है। पहले दिन तो खोजी कुत्ता तरुण को ही देखकर भौंक रहा होता है और फिर शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। यह देखकर तरुण उसके अगले दिन ही गायब हो जाता है। यहाँ से भागने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे धक्का देकर निकाल देती है और बोलती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं करूंगी। तरुण के खुलासे के बाद वह इसके बाद भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त प्रवीण भटेले के पास जाता है। कॉलेज के दिनों में प्रवीण भटेले उसका जूनियर हुआ करता था। इसके बाद तरुण यहाँ आकर बताता है कि उसके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है और अब उसके पास ना ही घर है और ना ही पैसा, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण के इस खुलासे के बाद उसका दोस्त अपने ही एक कोचिंग सेंटर में इंग्लिश टीचर के रूप में रख लेता है। यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडियाज आते हैं और वह धीरे धीरे प्रवीण से नजदीकियां बनाने लगता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इसके दौरान वह चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज के सर्टिफिकेट स्कैम कर लेता है। इसके बाद तरुण उस डॉक्यूमेंट में प्रवीण की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगाकर प्रवीण भटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंटों के आधार पर तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर वो पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट भी बनवा लेता है। कुछ सालों तक तो वह इधर उधर ही भटकता है, लेकिन 2012 में वह बेंगलुरु चला जाता है, जहां वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट के तौर पर ओरेकल इंडिया कंपनी में एक अच्छी जॉब हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले उसे कंपनी की तरफ से 22 लाख का सालाना पैकेज भी मिलता है। वह कंपनी की तरफ से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि वह दौरा और ये नौकरी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही कर रहा था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही तरुण की मुलाकात निशा नाम के एक लड़की से होती है, जिसको वह बताता है कि बचपन में ही उसके माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तरुण की ये बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही रहने लगते हैं। शादी के बाद जब तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तब वह निशा से बोलता था कि ये उसके चाचा चाची हैं। इसके बाद तरुण और निशा 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इस सभी खुलासों के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दी जाती है। फिलहाल वह जेल में ही है। इस बारे में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है। तब निशा बताती है कि वो तो इस शख्स को केवल प्रवीण भटेले के नाम पर ही जानती है। फिलहाल इस केस की बात करें तो लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। गिरफ्तारी के बाद तरुण अलग अलग ग्राउंड पर बेल की मांग करता है, मगर किसी भी अदालत द्वारा उसे बेल नहीं दी जाती है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व की थी तब अहमदाबाद पुलिस वालों की जमकर प्रशंसा की गई थी। पुलिस की समझदारियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस अपराधी को क्या सजा होना चाहिए ये भी बताइएगा। और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।